तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मित्रों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पी हूं। इस वीडियो को बनाते समय मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूं। क्योंकि पहली बार मैंने आज एक माइक ऑर्डर किया है, जो अभी मैं उसी माइक से जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए मैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी खुशी को साइड में रखते हुए अब टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और बताते हैं आप लोगों की आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल रिवर टोपोलॉजी और ओशन टोपोलॉजी है कंप्लीट कर दी थी, है ना। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि ओशन टोपोलॉजी में कैसे जो है लैगून झील का इस्तेमाल वगैरह किया जाता है, और इससे पहले रिवर टोपोलॉजी भी आप लोगों को मैंने बता दी थी। ठीक है, तो आज वाटर से रिलेटेड ही टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अब जो है अब हम नदी और समुंदर से अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ये सड़ा सा ग्राफ दिख रहा है जो अभी अधूरा सा है, आज इसी ग्राफ के ज़रिए मैं आप लोगों को जो आज की टोपोग्राफी बताने वाला हूँ। तो ये टोपोग्राफी है आज की, जो इसका नाम है, ऊपर जगह है क्या नाम लिखने को। ठीक है, तो आज की ये जो टोपोग्राफी है इसका नाम है अंडर वाटर टोपोग्राफी। ठीक है, अंडर वाटर टोपोग्राफी। तो जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिया था, उसी के हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं अंडर वाटर टोपोग्राफी। तो चलिए इसी में अब हम शुरू करते हैं। तो अंडर वाटर टोपोग्राफी कैसे बनता है ना, मतलब जो भूमिगत जल है उसके द्वारा स्थलाकृति कैसे बनेगी। ठीक है, तो भूमिगत स्थलाकृति बनाने के लिए होता ये है कि जहाँ जहाँ पर भूमिगत स्थलाकृति बनती है वहाँ की जगह या फिर चट्टानें या फिर नीचे की भूमि जो है बहुत कमज़ोर होती है। कमज़ोर कैसे होती है कि उस भूमि पर मिट्टी में है सबसे अधिक मात्रा में मिली होती है क्या, चूना पत्थर। क्या मिली होती है दोस्तों, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की अधिकता होने के कारण उस मिट्टी में क्या होता है कि वह मिट्टी ढीली पड़ जाती है, थोड़ी भुरभुरी पड़ जाती है। ठीक है, उसमें जो ठोसपन नहीं होता, वहीं अगर उसके टीले पर या फिर उसके ढलानों पर अगर यदि आप खड़े होते हैं पैर रख के, तो फिर वो मिट्टी ठोस आपको संभाल करके नहीं रखेगी। वो जो है आप लोगों को नीचे धंसाते हुए चली जाएगी, अपनी जगह से वो खिसक जाएगी। ठीक है, इस वजह से जो है चूना पत्थर पर जो है स्थलाकृति ज़्यादा बनती है। तो इन स्थानों पर कैसे जो है स्थलाकृति बनती है, तो ये देखिए, जो ये आपका ब्लैक वाला सरफेस है, ये समझ जाइए ये ऊपर का, ये ऊपरी भूमि है जिसमें मिट्टी कम और चूना पत्थर ज़्यादा है। और ये वाली जो भूमि है, ये वाली स्थलाकृति, ये वाली भी भूमि जो है ये भी मिट्टी कम चूना पत्थर वाली ही है। लेकिन ये दोनों दो पार्ट में बटे हुए हैं, और इनको जो बीच में संभाले हुए हैं वो ये स्तंभ संभाले हुए हैं। ठीक है, ये सारे स्तंभ कैसे बने हैं ये सब कुछ आपको बताते चला जाऊँगा मैं। बस अब ये देख लीजिए कि ये दोनों जो भाग जो एक दूसरे पे सटे हुए हैं, ये एक स्तंभ के द्वारा ये सटे हुए हैं। ठीक है, ये गुफा है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब पहले सबसे ऊपरी भाग से शुरू करते हैं। तो देखिए, जब इस ढीली भूमि पर, ठीक है, इस ढीली भूमि पर जब पानी की बूंदें ऊपर से पड़ती हैं, ठीक है, इस ढीली भूमि पर पानी की ऊपर जब पड़ती हैं तो इस पर क्या है कि छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी तो इसकी ढीली है, ऊपर से कुछ भी थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो इस पर क्या है, होल बनने लगता है, छेद बनने लगता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये होल बनने लगेंगे, ये देखिए ये होल बन जाते हैं, ये होल बन जा रहे हैं। ठीक है, इस पर जैसा जैसा पानी गिरेगा तो ये होल बन जाएगी। ठीक है, तो इस बने हुए छोटे छोटे होल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। पानी द्वारा जब छोटे छेद किए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र या फिर होल। क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, पानी के द्वारा जब ये बनता है तो इसे हम रंध्र या फिर छोटे छेदों को हम कहते हैं रंध्र। लेकिन वो कुछ बाद में क्या होता है कि पानी के द्वारा ही जब ये छेद छोटे ना होकर के थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये देखिए ये थोड़े से बड़े हो गए ये छेद, तो अब इन छेद को हम रंध्र ना कह के हम क्या कहेंगे, हम इसे डोलाइन। क्या कहेंगे, डोलाइन। इसे हम कहते हैं डोलाइन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसे कहते हैं डोलाइन। फिर क्या होता है कि फिर से पानी जब पड़ता है ना,
ठीक है। फिर जब पानी पड़ता है तो ये छेद फिर से छोटा नहीं रह जाता है, ये छेद फिर से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये छेद बढ़ करके क्या हो जाता है, ये कुछ यू टाइप का शेप दिख रहा है इसका, ये छेद का शेप जो है यू टाइप से दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यू वाला, यू वाला, क्या कहते हैं हम इसे, यू वाला। इस शेप को देखिए आप, यू की तरह दिख रहा है, यू वाला, यू वाला, ये कैसा रखेंगे, यू वाला कैसा है, तो ये यू शेप की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं यू वाला, क्या कहते हैं, यू वाला। फिर क्या होता है कि एक टाइम पे जब पानी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सब ज़्यादा अटैक होने लगता है, चूना पत्थर जो है ज़्यादा ढहने लगती है, कटने लगती है, तो फिर ये ऊपर से नीचे तक ये यू वाला जो है भूमि के ऊपर से लेकर के भूमि के नीचे तक सट जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये भूमि के ऊपर से लेकर के ये नीचे तक सट जाती है, तो ये वाला जो है पूरा ऊपर से नीचे तक छेद हो जाता है, आर पार दिखने लगता है। तो इसी आर पार दिखने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, विंडो, क्या कहते हैं, विंडो, खिड़की, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक जो है पूरा आर पार दिखने लगता है, इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, विंडो। शुरू से देखिएगा, जब ये छेद क्या था, छोटा सा था, ठीक है, छोटा सा था, तब ये क्या बन गया, रंध्र। अब इस पर क्या किया, फिर पानी जो है डोला दिया अपना, क्या है, डोला दिया ना, अपने हाथ पर मार करके डोला दिया, ऊपर नीचे आगे पीछे डोला दिया, तो इसे हम क्या कहने लगे, डोलाइन, क्या कह रहे हैं, डोलाइन। फिर जब इसमें पानी पड़ा तो इसका आकार फिर से छेद होकर के ये यू आकार का बन गया, यू आकार जैसा होने के कारण इसे हम क्या क्या कहने लगे, यू वाला। इसका आकार यू होने के कारण इसे यू वाला नहीं पड़ा है ना, बता दे रहा हूँ, ये बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यू तरह का दिख रहा है, तो फिर इसे हम कह रहे हैं यू वाला, इसका नाम है लेकिन यू वाला, ठीक है। और जब यही यू वाला ऊपर से नीचे की ओर पूरा सट जाता है, जब पूरा छेद आर पार दिखने लगता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, विंडो, क्या कहते हैं, विंडो, खिड़की, ठीक है, इसे हम कहते हैं खिड़की। अब क्या होता है कि पानी का प्रकोप यहीं पर नहीं रुकता है, ठीक है। पानी ऐसा भी नहीं कि पानी इस पर प्रकोप ढा रही है, ये इसकी कमजोरी है कि ये चूना पत्थर है तो ये ढीला है, ठीक है, ये इसकी कमजोरी है। फिर क्या होता है कि पानी जब इस पर ज़्यादा चढ़ रही होती है तो फिर ये एक टाइम पे क्या होता है कि ये एक साइड से नीचे धंसने लगती है, ठीक है, भूरभूरी तो है ही चट्टान, तो ये देखिए एक साइड से ये क्या होगा, नीचे धंसने लगेगी, ठीक है। ये लाल वाला पोर्शन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये नीचे धंसता चला जा रहा है, ये नीचे धंसता चला जा रहा है। तो ये जो नीचे मिट्टी डह रही है ना, नीचे जो भुरभुरी मिट्टी जो धंस रही है, इसे हम क्या कहते हैं, पोलजे, इसे हम कहते हैं पोलजे, क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे पोलजे, ठीक है, इसे हम कहते हैं पोलजे। और फिर ये पोलजे जब गिरने लगता है, ये जब गिर रहा होता है झरने की तरह, तब तो हम इसे पोलजे कहते हैं। तो ये पोलजे गिरता तो नहीं रहेगा, हवा में तो नहीं लटका रहेगा ना, ये पोलजे एक टाइम पे क्या होगा कि एक जगह जाके जो है इकट्ठा हो जाएगा, इस तरह से ये पोलजे जो है जा करके इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। ये पोलजे नुमा मिट्टी है जो इकट्ठा होने लगी ये नीचे सरफेस पर आकर के, ये पोलजे जब नीचे सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा, क्या कहते हैं दोस्तों, टेरा रोसा। याद रखिएगा, जब ये मिट्टी जो है भुरभुरी मिट्टी ऊपर से नीचे धंसने लगेगी, झरने की तरह गिरने लगेगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, पोलजे। लेकिन यही झरना जब मिट्टी का नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, ये मिट्टी जब नीचे आके एक जगह जमा होने लगेगी, तो हम इसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा, क्या कहेंगे दोस्तों, टेरा रोसा। तो इसे हम जो इस पोलजे वाली मिट्टी है, या फिर ये जो पूरी क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर वाले जितने फिर मैदान है, इसे हम क्या कहते हैं, काष्ठ प्रदेश, क्या कहते हैं दोस्तों, काष्ठ प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काष्ठ प्रदेश कहाँ पर देखने आती है, कौन से देश में जो है काष्ठ प्रदेश बहुत ज़्यादा मिलती है, तो स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया में काष्ठ प्रदेश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी टेरा रोसा की मिट्टी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो एक बार यूपीएससी में के मेंस में, ठीक है, यूपीएससी मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हुआ है कि पहले तो ध्यान से देख लीजिए कि ये जो मिट्टी है ये चूना पत्थर मिट्टी है, ठीक है, चूना पत्थर की मिट्टी है, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि टेरा रोसा की मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किस पदार्थ की जो है पाई जाती है, ठीक है, कौन सा इसमें पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसमें को ऑप्शन दिया हुआ था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, निकिल वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है भैया, चूना पत्थर है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। अब कौन क्या टिक मारा था नहीं पता है, बस एक क्वेश्चन था तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो टेरा रोसा की मिट्टी में जो है कैल्शियम की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि टेरा रोसा मिट्टी जो है ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा
उपयोगी आप लोगों को दे सकती है। जो मिट्टी है जैसे कि लाल दोमट मिट्टी है, कोई चिकनी मिट्टी है तो किसी से घड़ा बन जाता है, किसी में खेती अच्छी हो जाती है, वैसे ये टेरा रोसा की मिट्टी है। तो इसमें क्या खासियत होगी, इसमें क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस टेरा रोसा की मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है तो क्या, कॉफ़ी। क्या होती है, कॉफ़ी। यहाँ लिख देते हैं पहले, टेरा रोसा कॉफ़ी उत्पादन के लिए सहायक है, ठीक है। टेरा रोसा की मिट्टी कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है, थोड़े मोड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा सहायक है। और यही टेरा रोसा की मिट्टी जो है कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है आप लोगों को बताएंगे पहले, ब्राज़ील में। कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील में जो है एक शहर है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। ब्राज़ील में है दोस्तों, उस शहर का नाम है साओ पालो। क्या है, साओ पालो, ठीक है। इस साओ पालो में जो टेरा रोसा की मिट्टी बहुत अधिक है और यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन होती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी मार्केट कहाँ पे है, वो साओ पालो में है, ब्राज़ील के एक शहर साओ पालो, ठीक है। अब देखिए खेती बाड़ी को बंद करते हैं, अब इसी में जो है ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि मिट्टी को हम, पानी को तो हम ऊपर ऊपर से गुजार दिए, ठीक है, पानी हम ऊपर से गुजार दी। अब ये देखिए ये जो गेप दिख रहा है इसका भी कुछ काम है, तब जाके ये गेप बना, ऐसे ही नहीं बन गया, ठीक है। तो इस गेप को हम क्या कहते हैं, ये गेप जो है पूरा गुफा की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैली। क्या कहते हैं दोस्तों, वैली, गुफा, ठीक है। वैली, केव, केव या फिर वैली हम इसे कहते हैं। अब इस वैली से क्या होता है, इस गेप से क्या होता है कि पानी जो है कुछ यहाँ से देखिए इस तरीके से पानी जो है रिश्ती हुई ऊपर से भी इस वैली में घुसती है पानी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रिश्ती हुई ऊपर से भी पानी अंदर घुसती है गुफा में, और जो है पानी इधर से भी घुसती है, ठीक है। इधर से भी पानी इस तरह से देखिए दोस्तों ये घुस रही है, ठीक है। पानी ऊपर से, ये बारिश का पानी इधर से अंदर की ओर घुस रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला सरफेस जो है ये ढलान है, ठीक है। ये ढलान है, इस तरीके से ये ढलान सरफेस है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पानी रुकेगी नहीं, यहाँ ये पानी जो है आगे की ओर बह जाएगी, ठीक है। ये पानी आगे की ओर बह जाएगी, लेकिन क्या होगा देखिए, लेकिन ये ऊपर वाले सरफेस से जो पानी आ रही है ना, छत में देखिएगा कभी बरसात के दिन में वो ऊपर से सरफेस से पानी जो है नीचे भी गिरती है और कुछ पानी जो है छत पे लटक जाती है, ठीक है। वैसा कुछ यहाँ पे होगा, ये जो पानी की बूंदें ऊपर से आ रही हैं, ये अपने साथ साथ जो है थोड़ी मात्रा में कैल्शियम मतलब कि चूना भी जो है अपने साथ साथ चूना पाउडर भी लेते आ रही हैं, ठीक है। ये अंदर घुसते चली आ रही हैं। एक टाइम पे क्या होगा कि पानी पानी तो है क्या है, सूख जाएगा या फिर पानी पानी नीचे गिर जाएगा, चूना भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ मात्रा में चूना यहाँ पर जो है लटक जाता है, ठीक है। कुछ मात्रा में चूना यहाँ पे लटक जाता है, पानी जब नीचे गिर जाता है तो चूना यहाँ पे लटक जाता है। देखे होंगे पुट्टी वाली सीलिंग पे कभी, जिसके पुराने घर होंगे, ठीक है। जब बारिश का मौसम होता है तो फिर वहाँ पर शीडन के कारण क्या होता है कि पानी नीचे रिसने लगता है, जिससे जो पुट्टी जो है ना वहाँ पर पपड़ी की तरह बन जाती है। वैसा कुछ यहाँ पर भी होता है, चूना जो है यहाँ पर लटका हुआ हो जाता है, ठीक है। पानी तो नीचे गिर जाती है और चूना यहाँ पे लटका हुआ रह जाता है, ठीक है। तो इस लटके हुए चूना पत्थर को हम क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेलेमाइट। जब यहाँ पे चूने के अंश जहाँ पर जब लटक जाएंगे तब इसे हम क्या कहेंगे, स्टेलेमाइट। नो स्टेलेमाइट नहीं, स्टेलेटाइट, सॉरी स्टेलेटाइट, ठीक है। स्टेलेटाइट जब यहाँ पर ये क्या टाइट से चिपक जाएगा, ठीक है, टाइट से चिपक जाएगा तब हम इसे क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट। और जब ये स्टेलेटाइट नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, ये जो है फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ नहीं है, एक टाइम पे गिरता है नीचे ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ये स्टेलेटाइट जब नीचे गिरेगा तो ये पहले छोटा सा बनेगा, ये स्टेलेटाइट देखिए छोटा सा गिर गया है यहाँ पे। तो ये छोटा सा जब स्टेलेटाइट नीचे गिरेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, टूफे। क्या कहेंगे दोस्तों, टूफे, ठीक है। फिर यही स्टेलेटाइट जब है फिर से नीचे गिर के ये बड़े आकार का बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब जाहिर सी बात है कि एक जगह पर कुछ गिरता रहेगा तो उसका आकार बड़ा ही होगा, टीले के का रूप लेने लगता है, ठीक है। तो ये स्टेलेटाइट जब नीचे गिरेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेलेमाइट। क्या कहेंगे दोस्तों, स्टेलेमाइट। कब कहेंगे, जब ये टूफे का आकार बड़ा होने लगेगा। पानी जब
प्रवेश द्वार से घुसती हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे से कहीं से भी, तो इस प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं? अंधेरी घाटी। क्या कहेंगे दोस्तों? अंधेरी घाटी। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक है, ब्लाइंड वैली। क्या कहेंगे दोस्तों? इस हम इसे ब्लाइंड वैली, अंधेरी घाटी, जहाँ से पानी प्रवेश करता है, मतलब प्रवेश द्वार को हम कहते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते चले देखते हैं। ये स्टेलेटाइट जब तो नीचे गिरा छोटे आकार में, तब तो हम इसे कह दिए टूफे। जब तो ये बड़ा गिर के बड़ा हो गया, तो अब हम इसे कह दिए स्टेलेमाइट। अब क्या होता है कि जब हद जब आगे हो जाता है ना, फिर से ये जब स्टेलेटाइट जब नीचे गिरता है, फिर ये स्टेलेमाइट से सटता चला जाता है, ठीक है, एक ही जगह गिरता जाएगा, तो ये टीला बड़ा बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। एक टाइम पे क्या आता है कि ये स्टेलेमाइट ऊपर वाली स्टेलेटाइट से जाकर के सट जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये स्टेलेटाइट ऊपर वाली स्टेलेमाइट से जाकर ये सट जाता है, ठीक है, ये ऊपर वाले स्टेलेटाइट से जाके सट गया, तो इसे हम फिर क्या कहते हैं? ये क्या बन जाता है? पिलर का रूप ले लेता है। क्या कहता है? क्या किसका रूप ले लेता है? पिलर का। देखिए आप लोग ये खंभे का रूप ले ले रहा है। तो यहाँ पर जो खंभा बनता है ना, अंदर इन दोनों के सटने से जो पिलर बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे दोस्तों? कंदरा स्तंभ। कंदरे का मतलब क्या होता है? कंदरा मतलब होता है गुफा। क्या होता है दोस्तों? तो कंदरा का मतलब होता है हिंदी में गुफा, स्तंभ का मतलब होता है खंभा। तो हम इसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। इंग्लिश में इसे कह देते हैं केव पिलर। क्या कहेंगे हम इसे? केव पिलर, ठीक है। फिर से ध्यान समझिएगा, जब ये स्टेलेटाइट गिर गिर कर नीचे जब इकट्ठा होने लगेगी, तो स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट एक टाइम पे ऐसे होंगे कि एक दूसरे से जाकर के सट जाएंगे। सट जाने के कारण हम इसे क्या कहेंगे? कि कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ या फिर केव पिलर, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों? केव पिलर। प्रवेश द्वार को हम लोगों ने कह दिया था क्या? अंधेरी घाटी, ब्लाइंड वैली, ठीक है, ब्लाइंड वैली। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? जो गुफा जो बच जाएगा, ठीक है, बचा हुआ गुफा जो बच जाएगा, गुफे को हम क्या कहेंगे? कास्ट वैली। क्या कहेंगे दोस्तों? कास्ट वैली। इस गुफे में लोग आ जा भी सकते हैं, जब तक ये स्तंभ टिके हुए हैं एक दूसरे से, एक ऊपर नीचे संभाले हुए हैं, तब तक इस स्तंभ में आ जा भी सकते हैं। लेकिन ये स्तंभ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि ये जो है चूना है, तो चूना एक ढीला ही है, बस ये टिका हुआ है किसी ना किसी जरिए से, ये कभी ना कभी ये टूट भी जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन ये टूट जाएगा तो फिर से ये ढह जाएंगे, ढहने के बाद ये पूरा का पूरा क्या होगा? मिट्टी जो है टेरा रोसा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर दोस्तों? ये टेरा रोसा में ये तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, इधर से जो ब्लाइंड वैली की ओर से, अंधेरी घाटी की ओर से जो पानी बहता हुआ आ रहा है, उस पानी में देखिए कुछ ना कुछ तो अवसाद होंगे ही, ठीक है, मिट्टी के कुछ ना कुछ अवसाद तो होंगे ही। तो आप लोग मुझे ये एक बात बताइए कि ये अवसाद द्वारा जो निक्षेपण होगा, ठीक है, अवसाद द्वारा जो निक्षेपण होगा वो फर्स्ट में, मतलब कि ब्लाइंड वैली की घुसती में ज़्यादा होगा, या फिर वो आखिर में निकलते की ओर पोलजे या फिर टेरा रोसा की ओर ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर जो है आप लोग अगर समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं आने वाली वीडियो में जो है आपको इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो पानी की बूंद जमेगी, पानी की बूंद अपने साथ जो है कैल्शियम की कुछ मात्रा लेते आएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम की कुछ मात्रा लाने के कारण यहाँ पे जो है स्टेलेटाइट बन जाता है, और जब वो गिर जाता है तो स्टेलेमाइट बन जाता है। तो आप बताइए कि स्टेलेटाइट का आकार ज़्यादा होगा, बड़े होगा, या फिर स्टेलेमाइट का आकार ज़्यादा बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऊपर तो ज़्यादा बड़ा चीज़ ऊपर चिपक नहीं सकता है, जब वो नीचे गिरता है तो स्टेलेमाइट का ही आकार जो है ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टेलेमाइट का आकार होगा। अब आप लोग एक और बात बताइए कि इधर से जो पानी घुस रहा है, ठीक है, ब्लाइंड वैली की ओर से जो पानी घुस रहा है, क्या उस पानी को या फिर क्या उस अवसाद को ये पिलर रोक लेंगे, या पानी यहीं जमा हो जाएगा, या फिर ये सारा पानी जो है टेरा रोसा या फिर पोल्जे की ओर से एग्जिट करता हुआ चला जाएगा? बताइए, ध्यान से देखिएगा। ये पहले पिलर है, ठीक है,
ये पिलर है, खंभे हैं, बता दे रहा हूँ पहले भी, खंभे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी जो है आगे बहता हुआ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पिलर हैं, दीवार नहीं है जो कि पानी जो पूरा रुक जाएगा। जैसे आप लोग पुल देखे होंगे, कई सारे पिलर होते हैं लेकिन पानी उससे रुकता नहीं है, पार हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ये खंभे जो हैं पानी को रोक नहीं पाएंगे, ये आगे की ओर जो है निकासित होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस अंडर वाटर टोपोग्राफी में इतना ही। आगे की टोपोग्राफी हम आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से और समझाते हुए चले आएंगे। इस ग्राफ को जो है आप अपने कॉपी पे, अपने जिस भी नोट्स में आप लिखते हैं अच्छे से उसको बना लीजिए, क्योंकि सारा कुछ जितना डिफ़ाइन किया गया है इस ग्राफ के द्वारा ही डिफ़ाइन किया गया है। आप अच्छे से लिखते हुए भी चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।